नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एस&डी सोशियोलॉजी क्लासेस पर। और हम लोग आज बहुत दिनों बाद अपने चैनल पर मैं आया हूँ, क्योंकि तबीयत मेरी ख़राब थी, इसलिए मैं आ नहीं पा रहा था। थोड़ा समय का भी दिक्कत था। तो हम लोग जो 2013 का पीजीटी का प्रश्न पत्र कर रहे थे, उसमें एक पार्ट यानी कि 30 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। अब हम देखते हैं 30 से आगे 31वां प्रश्न, जो यूपी पीजीटी जीआईसी यूपी यूपी जीआईसी यूपी पीजीटी झारखंड पीजीटी झारखंड पीजीटी बिहार 4.0 बिहार स्टेट, जिसे हर प्रश्न पत्र के लिए यह काम आएगा, क्योंकि कोई यह स्पेसिफिक नहीं है कि बस पीजीटी के लिए पढ़ना है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पढ़ना है। समाजशास्त्र एक विषय के रूप में है, जहाँ जहाँ पेपर होता है वहाँ वहाँ हर जगह के लिए यह काम आएगा। तो हम लोग देखते हैं आज पहला प्रश्न। प्रश्न है, आज का पहला प्रश्न है, किसने समाज का सावयवी दृष्टिकोण रखा है? ऑप्शन ए है स्पेंसर, ऑप्शन बी है W.I. थॉमस, ऑप्शन सी है पेरेटो और ऑप्शन डी है मैक्स वेबर। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, स्पेंसर। स्पेंसर ने समाज का सावयवी दृष्टिकोण रखा। उनका विश्वास था कि सावयव की भांति समाज का भी क्रमिक विकास सरलता से जटिल जटिल रूप में होता है, और सावयव की भांति समाज में भी कार्यों का विभाजन होता रहता है होता रहता है विभाजन और संरचना के विभिन्न अंगों में अंतः संबंध व अंतः निर्भरता देखने को मिलती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। जैसे स्पेंसर है, वह सामाजिक उद्विकास के जनक माने जाते हैं, क्योंकि यह स्पेंसर से प्रभावित थे, क्योंकि यह डार्विन से प्रभावित थे, क्योंकि डार्विन ने जैविक उद्विकास का सिद्धांत दिया था। वैसे ही स्पेंसर डार्विन से प्रभावित होकर सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 32वां प्रश्न है, कृषक सामाजिक संरचना की विशेषताएं निम्न में से क्या हैं? ऑप्शन ए है भूस्वामी और भूमिहीन मजदूर, ऑप्शन बी है भूस्वामी तथा व्यापारी, ऑप्शन सी है तीसरा है किसान तथा ग्रामीण साहूकार, चौथा है किसान तथा फसल साझेदार। तो इसमें अब नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करना है इसमें। तो उसमें ऑप्शन ए है 1, 2 और 3, दूसरा है 2, 3 और 4, तीसरा है 1, 3 और 4, और चौथा ऑप्शन है इसमें 4, 2 और 1, 4, 2 और 3। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, 1, 3 और 4, क्योंकि जो दूसरा इसमें ऑप्शन है भूस्वामी और व्यापारी, यह ग्रामीण संरचना का अंग नहीं है, क्योंकि व्यापारी शहरी अवधारणा है। गांव में बस किसान साहूकार साझेदार और भूमिहीन मजदूर पाए जाते हैं। अगला हम प्रश्न देखते हैं। इसकी और विशेष और हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नासा मुक्ति केंद्र निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाएं प्रदान करते हैं? ऑप्शन ए है परामर्श, ऑप्शन बी है मेडिकल सहायता, ऑप्शन सी है यौगिक आसन, ऑप्शन डी है उपयुक्त में सभी। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त में सभी। भारत सरकार कल्याण मंत्रालय द्वारा मद्य निषेध नीति को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए 2 निम्न सूत्रीय कार्यक्रम अपनाया गया। पहला है मादक द्रव्यों के दुष्परिणामों के बारे में जागरूकता पैदा करना, दूसरा है व्यसनी लोगों के व्यसन छुड़ाने तथा उनकी देख रेख करने हेतु नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना करना। नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना करना नशा मुक्ति केंद्रों द्वारा व्यसनी को परामर्श, चिकित्सा सहायता, यौगिकासन आदि सुविधाएं एवं पुनर्वास में सहायता प्रदान करना होता है। हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भारत में सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है?
ऑप्शन ए है प्रजाति, ऑप्शन बी है जाति, ऑप्शन सी है वर्ग, ऑप्शन डी है धर्म। तो इसमें ऑप्शन सी जो वर्ग है वह भारत में सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है, क्योंकि भारत में जाति, प्रजाति, धर्म इस तरह की विविधता पाई जाती है। आगे हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लिंग समानता से संबंधित है? ऑप्शन ए है आर्थिक सशक्तिकरण, ऑप्शन बी है समतावादी संबंध और ऑप्शन सी है महिलाओं की स्वतंत्रता और स्वाधीनता, ऑप्शन डी है शक्ति तथा अन्य संसाधनों तक समान पहुंच। तो इसमें ऑप्शन जो डी है वो सही है, शक्ति तथा अन्य संसाधनों तक पहुंच ही लिंग समानता को प्रदर्शित करता है। आगे हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, इस सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य को क्या कहते हैं जो इस बात पर बल देता है कि समाज कुछ ज्ञात अवस्थाओं से होकर गुजरता है, एकाधिक बार अथवा बार बार गुजरता है? ऑप्शन ए है पुनरावर्तीय उद्विकास, ऑप्शन बी है समरेखीय उद्विकास सिद्धांत, ऑप्शन सी है चक्रीय उद्विकासी सिद्धांत और ऑप्शन डी है प्रतिवर्ती उद्विकासी सिद्धांत। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, चक्रीय उद्विकासी सिद्धांत। चक्रीय उद्विकास का सिद्धांत जो था, चक्रीय उद्विकासी सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि समाज कुछ ज्ञात अवस्थाओं से होकर गुजरता है तथा एकाधिक बार अथवा बार बार गुजरता है, क्योंकि जैसे एक चक्र यहाँ से शुरू हुआ फिर घूम के इसी चक्र पे आता है, फिर यहाँ से शुरू हुआ फिर घूमा, फिर यहाँ से शुरू होता है फिर यहाँ आया। जैसे हम लोग समाज को ही देखें, जैसे मार्गन ने बताया था कि बर्बर, असभ्य और सभ्य, मानव विकास के 3 अवस्थाओं को उन्होंने उल्लेख किया था। तो उनके कहने का मतलब था मॉर्गन का कि आज मनुष्य जो है वह सभ्य अवस्था में है, धीरे धीरे फिर एक ऐसा समय आएगा जब मानव बर्बर अवस्था में पहुंच जाएगा, फिर असभ्य, उसके बाद सभ्यता का वह आएगा, सभ्य फिर होगा। तो ऐसे ही उन्होंने बताया था जो सामाजिक उद्विकास का चक्रीय सिद्धांत था, इसे पैरेटो सोरोकिन ने दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मानव विकास के प्रमुख पहलू हैं। पहला है जीवन प्रत्याशा, दूसरा है साक्षरता, तीसरा है रहन सहन की दशा, चौथा है प्रौद्योगिकी उन्नति और पांचवा है प्राकृतिक संसाधनों की खोज। तो इसमें ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी है 3 और 4, ऑप्शन सी है 1 2 3 और ऑप्शन डी है 3 4 और 5। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, 1 2 और 3। मानव विकास के प्रमुख पहलुओं में यह अमर्त्य सेन द्वारा दिया गया था। तो मानव विकास के प्रमुख पहलुओं के बारे में जीवन प्रत्याशा, साक्षरता, रहन सहन की दशा देखा जाता है। इसी के आधार पर मानव विकास सूचकांक तैयार किया जाता है। मानव विकास सूचकांक का सर्वप्रथम उल्लेख महबूब उल हक द्वारा किया गया था, जो एक बांग्लादेश या उस समय के पाकिस्तान के वो थे। जो मानव विकास सूचकांक है, इसको तैयार करने में भारत के अमर्त्य सेन 2014 का जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था इकोनॉमिक्स का, उनका भी कुछ योगदान रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, आधुनिकीकरण के संबंध में निम्नलिखित व्याख्याओं पर विचार कीजिए। कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण निर्वाह खेती से व्यावसायिक उत्पादन की ओर रूपांतरण है। ऑप्शन पहला सही है। दूसरा है उद्योग के क्षेत्र में आधुनिकीकरण मानव एवं पशु शक्ति के उपयोग से शक्ति चालित मशीनों की ओर रूपांतरण है, ये भी सही है। तो उपयुक्त व्याख्याओं में से कौन सी सही है इसमें बताना है। तो ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी है न तो 1 और न ही 2। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, कौन सी संस्था कृषि समाज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए है जाति, ऑप्शन बी है संयुक्त परिवार, ऑप्शन सी है द्वितीयक उद्योग और ऑप्शन डी है कुटीर उद्योग। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, द्वितीयक उद्योग, क्योंकि द्वितीयक उद्योग जो है वह शहर या अर्धशहरी व्यवस्था से संबंधित है। द्वितीयक उद्योग संस्था कृषक समाज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। द्वितीयक उद्योग में विद्युत उपकरण निर्माण, खाद्य निर्माण,
कपड़ा उत्पादन, हस्तशिल्प और उद्योग शामिल है। उदाहरण के लिए लौह अयस्क का उपयोग करके विनिर्माण की प्रक्रिया के जरिए हम कार, बसें, रेल बनाते हैं, जबकि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, लॉगिंग, मछली पकड़ने, वानिकी और खनन जैसे कच्चे माल के निष्कर्षण और उत्पादन में शामिल कोई भी उद्योग शामिल है। इसमें हम अगला प्रश्न देखते हैं। 40वां प्रश्न है और आज का 10वां प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ था? ऑप्शन ए है चौथी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी है पांचवी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी है छठी पंचवर्षीय योजना और ऑप्शन डी है सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ था। इस योजना का कार्यकाल अप्रैल 1974 से मार्च 1979 तक था। अगला प्रश्न है, कुछ यात्री रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, इन यात्रियों को कहा जाएगा? ऑप्शन ए है एक संस्था, ऑप्शन बी है एक समुदाय, ऑप्शन सी है एक समिति और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन डी सही, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि कुछ यात्री रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, इन यात्रियों को समूहतः कहा जाएगा, क्योंकि समुदाय होगा नहीं, क्योंकि समुदाय में एक क्षेत्र का उल्लेख होता है, उसकी विशेषता है। समिति में लोग जुड़े होते हैं और संस्था भौतिक रूप में नहीं दिखती है, यह अमूर्त अवस्था में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष छठी पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए है 1980, ऑप्शन बी है 1979, ऑप्शन सी है 1978, ऑप्शन डी है 1909। तो इसमें ऑप्शन ए सही, 1980। वर्ष 1980 में छठी पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई। इसका कार्यकाल 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक था। उस समय जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय हम पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाए, और यह पंचवर्षीय योजना यूएसएसआर या सोवियत रूस से अभिप्रेरित था, जो 2015 तक चला, जिसमें 12 पंचवर्षीय योजनाओं को संचालित किया गया था। उसके बाद जो इसको संचालित करता था उसका नाम था योजना आयोग। योजना आयोग का नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उसे नीति आयोग कर दिया गया। जो योजना आयोग था उसका अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता था, इसलिए भारत के पहले योजना आयोग के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, एवं अंतिम यानी कि 12वीं पंचवर्षीय योजना जो पंचवर्षीय योजना थी, उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। पहले जो नीति आयोग बना उसका पदेन अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है, जो नरेंद्र मोदी हैं। अगला हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, ड्यूमा ने जाति को निम्नलिखित में से किस आधार पर संप्रत्ययीकृत किया है? ऑप्शन ए है सामाजिक विभेदीकरण, ऑप्शन बी है वर्ग एवं असमान शक्ति संबंध, ऑप्शन सी है पवित्र एवं अपवित्र का द्वंद्वात्मक विरोध, और ऑप्शन डी है कार्यपरक एकता एवं विभेदीकरण। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, पवित्र एवं अपवित्र का द्वंद्वात्मक विरोध। जो ड्यूमा है यह फ्रांस के एक वैज्ञानिक हैं, लेकिन उन्होंने भारत में जाति अध्ययन करते हुए देखा था, उन्होंने कहा जाति इसलिए भारत का समाज इसलिए द्वंद्वात्मक विरोध पर आधारित है क्योंकि इसमें पवित्रता एवं अपवित्रता की व्यवस्था पाई जाती है। उन्होंने जाति व्यवस्था को भारतीय समाज की एक आधारभूत संस्था माना है। आगे हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन संबंधी किस सिद्धांतकार का विचार दबाव सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए है राल्फ डेरेनडार्फ, ऑप्शन बी है कोजर, ऑप्शन सी है टाइनवी, ऑप्शन डी है स्पेंगलर। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, डेरेनडार्फ का सामाजिक परिवर्तन संबंधी विचार दबाव सिद्धांत पर आधारित है, जो मार्क्स के विचारों के विपरीत आर्थिक न होकर राजनीतिक है। जो डेरेनडार्फ है यह नव मार्क्सवादी सिद्धांतकार हैं। इन्होंने कहा कि जो
मार्क्स कह कर गए हैं कि धन ही या पूंजी ही समाज में परिवर्तन का कारण है, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्होंने सत्ता संबंध को बताया था, डेरेनडार्फ ने बताया था एवं मार्क्स के विचारों का इन्होंने खंडन किया था। आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकास के गांधीवादी पक्ष का भाग नहीं है? ऑप्शन ए है सामाजिक न्यायता, ऑप्शन बी है अहिंसा, ऑप्शन सी है सहकारी संघर्ष और ऑप्शन डी है संरचनात्मक कार्य। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, सहकारी संघर्ष। सहकारी संघर्ष को गांधीवादी पक्ष का सहकारी संघर्ष विकास के गांधीवादी पक्ष का भाग नहीं है। इन्होंने न्यायता, अहिंसा, संरचनात्मक कार्य एवं कुटीर उद्योगों की बात इन्होंने की थी। अगला हम प्रश्न देखते हैं, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का लक्ष्य निम्नलिखित के माध्यम से अपराध को रोकने तथा नियंत्रित करना है। अपराध को रोकना तथा नियंत्रित करना है। ऑप्शन ए है जनता, ऑप्शन बी है पुलिस, ऑप्शन सी है पुलिस एवं जनता, ऑप्शन डी है सेना। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, पुलिस तथा जनता। सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का लक्ष्य पुलिस तथा जनता के माध्यम से अपराध को रोकने तथा नियंत्रित करना है। यह अगला प्रश्न देखते हैं, स्थायी जनसंख्या संचार के लिए निम्नलिखित में से एक प्रक्रिया का चयन करें। ऑप्शन ए है स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर, ऑप्शन बी है बढ़ती हुई जन्म दर एवं मृत्यु दर, ऑप्शन सी है घटती हुई जन्म दर एवं बढ़ती हुई मृत्यु दर, ऑप्शन डी है स्थिर जन्म दर तथा घटती हुई मृत्यु दर। तो इसमें ऑप्शन सी ए सही है, स्थित जन्म दर और मृत्यु दर। स्थायी जनसंख्या संरचना में अशोधित जन्म और मृत्यु दर लंबे समय तक स्थिर बनी रहती है। प्रत्येक उम्र वर्ग में लोगों का प्रतिशत स्थिर बना रहता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्तमान जटिलता के अनुसार सही क्रम बताइए। आखेटक एकत्रीकरण, कृषि चारागाही, औद्योगिक तथा उत्तर औद्योगिक समाज। ऑप्शन बी है एकत्रीकरण, चारागाह, आखेटक, औद्योगिक तथा उत्तर औद्योगिक समाज। तीसरा है आखेटक, चारागाही, कृषक, औद्योगिक तथा उत्तर औद्योगिक समाज। और चौथा ऑप्शन है कृषक, एकत्रीकरण, आखेट, बागवानी, औद्योगिक तथा उत्तर औद्योगिक समाज। इसमें देखिए आखेटक तो सबसे पहले आएगा, तो इसमें है और इसमें है, बी और डी ऑप्शन हट गया अपने आप। फिर एकत्रीकरण, फिर आएगा चारागाही, क्योंकि लोगों को धीरे धीरे ज्ञान हुआ और लोग धीरे धीरे पशु पालना शुरू कर दिए, तो चारागाही पहले आएगा। तो वह ऑप्शन सी में ही दिख रहा है, तो ऑप्शन सी सही है। अगला हम प्रश्न देखते हैं, संपूर्णानंद आश्रम निम्नलिखित में किससे संबद्ध है? ऑप्शन ए है बोस्टन स्कूल, ऑप्शन बी है ओपन जेल, ऑप्शन सी है बंद जेल, ऑप्शन डी है प्रति प्रेषण गृह। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, ओपन जेल। ओपन जेल से संबद्ध है संपूर्णानंद आश्रम। सर्वप्रथम वर्ष 1952 में संपूर्णानंद के प्रयासों से ओपन जेल की स्थापना भारत में हुई थी। आगे हम प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 51 है, 50 है, एक नगर, एक कस्बा, एक गांव उदाहरण है। ऑप्शन ए है सामूहिक सामाजिक समूह का, ऑप्शन बी है समिति के, ऑप्शन सी है समुदाय के और ऑप्शन डी है भौगोलिक क्षेत्र के। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, समुदाय के। इन सब में समुदाय की एक विशेषता निश्चित भू क्षेत्र पाई जाती है, इसलिए यह समुदाय कहा जाता है। 51वां प्रश्न है, मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक कृत्य का दृष्टांत निम्न में से कौन सा है? दो साइकिल सवारों का एक दूसरे के साथ टकराना, ऑप्शन बी है ट्रेन में सफर कर रहे व्यक्ति, ऑप्शन सी है दो साइकिल सवारों का एक दूसरे से टकराने के बाद घुस्सेबाजी करना और ऑप्शन डी है वर्षा प्रारंभ होने पर व्यक्तियों का छाता खोलना। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, दो साइकिल सवारों का एक दूसरे से टकराने के बाद घुस्सेबाजी करना। यह मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक कृत्य है। मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक कृत्य का दृष्टांत दो साइकिल सवारों के मध्य एक दूसरे से टकराने के बाद घुस्सेबाजी करना। वेबर ने इस सामाजिक क्रिया के निम्न 4 रूपों का उल्लेख किया है, पारंपरिक, प्रभावात्मक, मूल्यांकनात्मक और तार्किक।
अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? ऑप्शन ए है सामाजिक विघटन, ऑप्शन बी है एकीकरण, ऑप्शन सी है सामाजिक विघटन और ऑप्शन डी है संवेदनशीलता। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, संवेदनशीलता सामाजिक प्रक्रिया नहीं है। संवेदनशीलता सामाजिक प्रक्रिया नहीं है। सामाजिक प्रक्रिया दो प्रकार की होती है, सागामी तथा असागामी। सहयोग, समायोजन, एकीकरण, सात्मीकरण सागामी प्रक्रिया है, जबकि प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, प्रतिकूलन असागामी प्रक्रिया है। अगला हम प्रश्न देखते हैं, अगस्त्यकांड का परामर्शदाता कौन था? ऑप्शन ए है मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन बी है मार्गन, ऑप्शन सी है सेंट साइमन, ऑप्शन डी है रेडफील्ड। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, सेंट साइमन। अगस्त्यकांड के परामर्शदाता सेंट साइमन थे, जिनके विचारों का कांट पर गहरा प्रभाव पड़ा था। अगला प्रश्न देखते हैं, दुर्खिम के अनुसार आधुनिक विधि की प्रकृति क्या है? ऑप्शन ए है दमनकारी, ऑप्शन बी है क्षतिपूरक, ऑप्शन सी है आदर्शात्मक और ऑप्शन डी है औपचारिक। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, क्षतिपूरक। दुर्खिम के अनुसार आधुनिक विधि की प्रकृति क्षतिपूरक है, जबकि आदिम विधि दमनकारी है। दुर्खिम के अनुसार आदिम समाजों की यांत्रिक एकजुटता सामूहिक चेतना में निहित समान विश्वासों और सर्वसम्मति पर आधारित होती है। ऐसे समाजों का प्रत्येक सदस्य यंत्रवत एक मशीन की भांति अपने दायित्वों का निर्वहन करता है। इस प्रकार के यांत्रिक एकता वाले समाजों में कानून का चरित्र दमनात्मक होता है और जैसे जैसे समाज औद्योगिकृत और आधुनिक होते जाते हैं और जटिल बनते जाते हैं, सामूहिक एकजुटता के आधार पर एक नवीन प्रकार की व्यवस्था का विकास होता है। ऐसे समाजों में कानून का स्वरूप क्षतिपूरक होता है। इन्होंने सामूहिक एकता एवं यांत्रिक एकता की बात कही। इन्होंने जो दुर्खिम है, इन्होंने क्षतिपूरक कानून एवं दमनात्मक कानून की बात कही। इन्होंने कहा कि जो यांत्रिक समाज है उसमें क्षतिपूरक कानून पाए जाते हैं। नहीं, जो यांत्रिक एकता है उसमें कानून दमनात्मक पाए जाते हैं, जबकि सावयवी एकता वाले समाजों में कानून क्षतिपूरक पाए जाते हैं। अगला हम प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है सामाजिक नियंत्रण क्रियाशील होता है? ऑप्शन ए है औपचारिक नियमों एवं नियमावलियों द्वारा, ऑप्शन बी है अनौपचारिक नियमों एवं नियमावलियों द्वारा, ऑप्शन सी है औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रकार के नियमों एवं नियमावलियों द्वारा, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रकार के नियमों एवं नियमावलियों द्वारा सामाजिक नियंत्रण को किया जाता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण की समस्याओं और पर्यावरण संबंधी ज्ञान में वृद्धि किस बात को अस्वीकार नहीं करती है? ऑप्शन ए है प्रभावी सामाजिक रूपावली या प्रभावी पश्चिमी विश्व दृष्टि, ऑप्शन बी है 20वीं सदी के अंत में कोई उत्तरवर्ती या जोखिम संस्थाएं, ऑप्शन सी है औद्योगिक समाजों की भौतिक उपलब्धियां और ऑप्शन डी है जीवनाभिमुखी मूल्यों का गुणवत्ता। तो इसमें ऑप्शन सी है 20वीं सदी के अंत में कोई उत्तरवर्ती या जोखिम संस्थाएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सहयोगात्मक प्रक्रियाएं हैं? नीचे दिए गए कुछ में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सहयोग, संघर्ष, तीसरा है प्रतिस्पर्धा, चौथा सात्मीकरण। इसमें ऑप्शन ए है 1 और 2, यानी कि सहयोग और संघर्ष। ऐसा तो हुआ है नहीं, क्योंकि संघर्ष जो है वह सहयोगात्मक नहीं है, यह असहयोगात्मक प्रक्रिया है। दूसरा है ऑप्शन बी है 1, 2 और 3, सहयोग, संघर्ष और प्रतिस्पर्धा। ये भी गलत है, क्योंकि सहयोग सहयोगात्मक प्रक्रिया है, जबकि संघर्ष और प्रतिस्पर्धा असहयोगात्मक प्रक्रिया है। और ऑप्शन सी है
2, 3 और 4, ये भी गलत है। ऑप्शन डी है 1 और 4, तो इसमें ऑप्शन डी ही सही है, 1 और 4। सहयोग एवं सात्मीकरण, सहयोग और सात्मीकरण सहयोगात्मक प्रक्रियाएं हैं, जबकि प्रतिस्पर्धा, संघर्ष एवं प्रतिकूलन असहयोगात्मक प्रक्रियाएं हैं। अगला हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सिद्धांतवादियों का समीक्षात्मक संप्रदाय आर्थिक निश्चयवाद तथा सामाजिक जीवन के अन्य पहलुओं का असंतुलन किस प्रकार ठीक करता है? ऑप्शन ए है आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके, ऑप्शन बी है आर्थिक तथा ऐतिहासिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके, ऑप्शन सी है आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके, और ऑप्शन डी है आर्थिक तथा उत्पादक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके। सिद्धांतवादियों का समीक्षात्मक संप्रदाय आर्थिक निश्चयवाद तथा सामाजिक जीवन के अन्य पहलुओं का असंतुलन आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके ठीक करता है। अगला प्रश्न है 59वां, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पिछड़े वर्गों के कल्याण से संबंधित है? ऑप्शन ए है 15(4) व अनुच्छेद 16(4), ऑप्शन बी है अनुच्छेद 39 एवं 40, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 110 एवं 112, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 50 एवं 51। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, अनुच्छेद 15 क्लॉज 4 एवं अनुच्छेद 16 क्लॉज 4। और आज का लास्ट प्रश्न है, जब हम परिवार को व्यक्तियों को एक संगठित समूह के रूप में देखते हैं तब उसे कहते हैं समिति, संस्था, समुदाय और बाह्य समूह। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, समिति। जब हम परिवार को व्यक्तियों को एक गठित समूह के रूप में देखते हैं तब उसे समिति कहते हैं। और आज की क्लास हम लोग यहीं विराम देते हैं, और आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और जो भी गलतियाँ हुई हों कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं, मैं उसे सही करूँगा। और आप लोग इस चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।